Hello everyone, this is Selma Aftab and welcome to your chemistry classes. Today we are going to discuss a very important chapter and very interesting chapter, that is our chemical bonding. Okay student, first of all give me answer of one question, that is, have you ever noticed and have you ever realized कि आसपास जितने भी एटम्स हैं हम लोगों के मॉलिक्यूल्स हैं, वाई दे एग्जिस्ट इन द नेचर। एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, चीज़ें हमें आसपास नज़र आती हैं। और क्यों, वाई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सॉल्ट क्यों है, एटमॉस्फेयर में लकड़ियाँ और जितनी भी चीज़ें, मेटल्स सारे प्रेजेंट है, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सारे मेटल्स क्यों एग्जिस्टेंस है इन लोगों की। कभी सोचा है कि ये कैसे बन रहा है? इट मीन्स क्वेश्चन एक यही है कि मैटर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैटर, और मैटर के अंदर एटम्स हैं, अपने मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इसको हम लोग देख सकते हैं 3D में। ये बॉन्डिंग का एक सिंबल है। बॉन्ड कैसे 3D में इट इज रोटेटिंग, कैन यू सी, ये 3D शेप में है, ये हम लोग के बॉन्ड्स, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये कैसे 3D के शेप में। ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट चैप्टर। यहां से क्वेश्चन हम लोगों का निकल कर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन यही है कि व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड। वही क्वेश्चन ना, आसपास मैटर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्यों कंबाइन करते हैं एटम। एटम, ऑलरेडी वी नो दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल, दैट इज आवर एटम। क्यों ये एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। एंड वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, क्यों ये बॉन्ड बना रहे हैं। Now, the answer is very simple, that everything in the nature wants to become stable. नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, दैट्स वाई दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्डिंग, दे फॉर्म अ बॉन्ड। और तभी वो एटम एटम कंबाइन करते हैं, और एटम एटम कंबाइन करके दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हर चीज एग्जिस्टेंस में क्यों आ रही है, एग्जिस्टेंस में क्यों आ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्म, ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से दे फॉर्म अ बॉन्ड। और वहीं पे हम लोगों का नया टर्म निकल कर आता है, दैट इज आवर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, दिस वन इज आवर केमिकल बॉन्डिंग। ये पॉइंट, ठीक है, ये दिस वन इज आवर केमिकल बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन क्या हो गई केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द आयंस और एटम। ठीक है, आयंस की भी बात करेंगे, एटम्स की भी बात करेंगे। ठीक है, विच होल्ड्स द आयंस एंड एटम together to form crystal of ionic compound or molecules of covalent compound। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके वजह से आयंस और एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो आयंस जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, आयंस जब कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म
आयंस कंबाइन करेंगे तो दे फॉर्म क्रिस्टल्स, ये याद रखना, ठीक है। आयंस व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म क्रिस्टल्स। और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे तो वो बनाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयंस जब कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्ड, इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, कि एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सारी चीजें आ रही हैं हम लोग के सामने। तो वहीं से हम लोग की निकल कर आती है डेफिनेशन अपनी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द आयंस, आयंस भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें। और डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आयंस एंड द एटम? आयन दैट इज द चार्ज पार्टिकल और एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टुगेदर टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। क्रिस्टल हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं एज वी कैन सी कि फोर्सेस बिटवीन एटम एंड एटम, forces between forces between atom and atom to form molecule, that is called as chemical bonding। समझ में आ रहा है कि एटम और एटम कंबाइन उसी केस में करेंगे जब वो मॉलिक्यूल बनेंगे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसकी वजह से वो बनकर आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं, दैट इज आवर केमिकल बॉन्डिंग। इट मीन्स यहाँ पे हर चीज, हम लोग को अगर हवा दिख रही है, ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, कोई आयनिक कंपाउंड दिख रहा है, दैट इज आवर सॉल्ट। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर O2 नजर आ रहा है एटमॉस्फेयर में, N2 नजर आ रहा है, H2O नजर आ रहा है हम लोगों को अपने आंखों के सामने, ठीक है। पानी देख सकते हो ना, हवा नहीं देख सकते लेकिन पानी तो देख सकते हो। NaCl देख रहे हो, या हम लोग देख कह सकते हैं आयरन देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं, ठीक है। आयरन है, कॉपर है, और उसके बाद में और कौन सा मेटल, बहुत सारे मेटल्स देख पाते हो, ठीक है। और उसके बाद में क्रोमियम हो गया, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स हैं हम लोगों के पास, कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में क्यों आ रही है? टू ओनली टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, और उस स्टेबिलिटी और द बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो एटम एटम जब अकेले होते हैं, व्हेन द एटम एंड एटम, तो उनकी जो ऑक्टेट होती है वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। इनकी ऑक्टेट क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। एटम एटम की ऑक्टेट होती है हम लोग की इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है। और ऑक्टेट अगर हम बात करें, ऑक्टेट, ठीक है, और डुप्लेट किसके बेसिस पे बोला जा रहा है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस है जिसके पास सिर्फ डुप्लेट रूल फॉलो करता है, ठीक है। और एटम एटम जब होते हैं तो दे आर अनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं होती उनके अंदर। और एनर्जी कैसी होती है उनकी? हाई एनर्जी होती है। किसी भी एटम की अगर एनर्जी हाई होगी तो ये हमेशा याद रखना कि वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने केस निकल कर आ रहे हैं कि अगर एटम अकेला है तो इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट होगा। अगर हाइड्रोजन और हीलियम के केस में बात करेंगे तो उनका डुप्लेट इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। एंड देन अनस्टेबिलिटी, दे विल बी अनस्टेबल, और एनर्जी उनकी क्या होगी? हाई एनर्जी होगी। और हाई एनर्जी हमेशा अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के केस में क्या हो जाता है? जब मॉलिक्यूल बन जाता है, एटम के केस में ये प्रॉपर्टीज निकल कर आती है, ठीक है, एटम के केस में। बट व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल के केस में क्या निकल कर आ रहा है? मॉलिक्यूल के केस में कंप्लीट ऑक्टेट, ड्यूप्लेट, और स्टेबल एंड लोअर एनर्जी। हेलो एवरीवन,
This is Salma Aftab and welcome to your chemistry classes by SAL. In the previous lecture, we have discussed the chemical bonding, introduction about the chemical bonding, their definition, and then why atom combine and form molecules. Okay, and the definition of the chemical bonding is the force of attraction which holds the atom, that is called as chemical bonding. Now today we will discuss the chemical combination कि why chemical combines. ठीक है, atoms combine to form a molecule by two means. ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर कहीं पे भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हमारी हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, स्पेशली दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे. तो यहाँ पे उसी टर्म में हम लोगों का एक कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज कॉल्ड योर केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, और किसका कॉम्बिनेशन किसका होगा, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इस फॉर्म में अपने आप को वो ट्रांसफर करेंगे. क्लियर. और नेक्स्ट आइदर गेन होगी या लूजिंग होगा, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट होगा शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन वो कंबाइन करेंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया, लूजिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कटायन. अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करा रहा है तो वो कटायन बनाएगा. ठीक है, वो कटायन बनाएगा. और कोई अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है देन दे विल फॉर्म अनायन. ओके, और अगर शेयरिंग हो रही है तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं और वो लोग बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड. ये हमेशा याद रखना कि कहीं पे भी शेयरिंग हो रही है वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. नाउ लेट अस डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. कितनी तरह की केमिकल बॉन्ड है हम लोगों के पास, कितनी तरह की केमिकल बॉन्डिंग है. फर्स्ट है हम लोगों का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सेकेंड इज आवर, ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सेकेंड हो गया कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी. थर्ड है हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, अब हम लोग एक एक डिस्कशन करते हैं. आज जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दैट इज आवर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग किसको कहते हैं, तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वेयर देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, स्पेशली डाइलेक्ट्रॉन विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कहीं पे भी किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और वो भी कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बिटवीन द एटम्स, उसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. मतलब ये एक ही नेम है. ठीक है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोथ आर सेम. ठीक है, बोथ आर सेम. और डेफिनेशन यहीं से हो रही है क्योंकि आफ्टर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म आयंस. ये आयंस बना रहे हैं. ठीक है, आयंस बना रहे हैं. जब वो मेटालिक एटम अगर है, सपोज वी हैव मेटालिक एटम की टेंडेंसी ही यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जब वो लूज करेगा तो इट विल फॉर्म कटायन. ठीक है, और नॉन मेटालिक एटम जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो गेन करेगा. ऑलवेज हमेशा वो गेन करेगा. और गेन करने की वजह से यहाँ पे it acquires a negative charge, और due to the formation of negative charge it is called as anion. ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है. दिस पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट द कटायन. ये एक, ठीक है. नाउ
और हमेशा जब भी ये बॉन्ड फॉर्म करेगा कोई भी एटम, अगर वो इलेक्ट्रॉन चाहे वो लूज कर रहे हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, दे द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। वो हमेशा हमेशा कौन सी रिएक्शन देगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें पता है, ऐसी रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी, which releases energy, that type of reaction is called as exothermic reaction। ठीक है, तो हमेशा ऐसी रिएक्शन जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इन दैट केस द रिएक्शन विल ऑलवेज अकर इन एक्सोथर्मिक कंडीशन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। हो गया। अब यहाँ पे जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो इनके वजह से क्या होगा, अभी हम लोग इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कंडीशन होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और दूसरी कंडीशन होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन एक कोई गेन करेगा और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब हम लोग को बन जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाउ कम टू द कंडीशन। कैसी कैसी कंडीशन आएगी? हाँ, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज योर उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? उनकी बहुत कम होनी चाहिए। आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस कंडीशन में बात करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी हम बात करेंगे किसकी आयोनाइजेशन? लो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कभी भी जब भी बनेगा तो एक होगा मेरे पास कटायन और दूसरा होगा अनायन। इन्हीं दोनों लोग के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को मिलेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बने मिलेगा हमें। तो अगर तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हमें मिल रहा है, इट मीन्स लो आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कटायन। कटायन की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो बना देगा। ठीक है, अब अगर अनायन कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए? मतलब कटायन का तो क्लियर हो गया, कटायन का होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी लो, तभी वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और अनायन के केस में अगर हम बात करेंगे तो अनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनायन की टेंडेंसी क्या है? अनायन वो जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तभी तो वो अनायन बन रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कराकर, है ना। तो जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो गेन करने की जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो हाई रहेगी, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी। तभी तो हाई किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी अगर वो हाई होगी तभी तो अनायन के केस में तभी तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अच्छा बनाएगा। ठीक है, और कटायन के केस में अगर हम बात करेंगे तो कटायन के केस में क्या है? उसको करना है लूज, इलेक्ट्रॉन को करना है उसको लूज। तो लूज करने के लिए इजीली अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जब लूज कर जाएगा तब हम उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाउ तो ये दो चीजें समझ में आ गई कि कटायन के केस में अगर हम बात करेंगे तो होना चाहिए लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अनायन के केस में बात करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी हाई होगी वो इजीली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, बहुत इजीली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों? लैटिस एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लैटिस एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है
जब भी कैटायन और एनायन कंबाइन करते हैं तो हमेशा एक फिजिकल स्ट्रक्चर कौन सा बनाते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्रिस्टल बनाएंगे। क्रिस्टल में सॉलिड, और जब क्रिस्टल बनेगा तो क्रिस्टल के फॉर्मेशन में एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है, लैटिस। ठीक है, तो इस लैटिस के बनने के लिए जो एनर्जी जो रिलीज होगी, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। शॉर्ट में लिखा है LE, दैट इज योर लैटिस एनर्जी। ये देखो, जैसे कि एग्जांपल देखो, ये क्रिस्टल है हम लोगों के पास, देखो ये है हम लोगों का क्रिस्टल है। ठीक है, एक ये है क्रिस्टल, देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स जितने भी कहलाएंगे ये हम लोग के लैटिस पॉइंट है। ये सब जो है लैटिस है। ठीक है, अगर हम Na और Cl का एग्जांपल ले, NaCl इज आवर क्रिस्टल। सोडियम और क्लोराइड क्रिस्टल कुछ की अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से। ये जो येलो पोर्शन वो दिखा रहा है, दैट इज योर येलो, ये वाला पोर्शन जो येलो येलो है, दिस रिप्रेजेंट द सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम है ये हम लोगों का, और जो ग्रीन कलर के जो बॉल्स के फॉर्म में है, दैट इज योर क्लोरीन आयन, ये क्लोरीन आयन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रिस्टल है। ये पूरा मिलकर तब जाकर हमें मिलता है एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। ठीक है, तो अगर हम क्रिस्टल का हम देखेंगे, यहां तक समझ में आया, लैटिस एनर्जी तक। ठीक है, तो ये जो एक एक पॉइंट है ना, इसको हम लोग कहेंगे लैटिस पॉइंट। ये पॉइंट आपस में एक दो पॉइंट जो अटैच हो रहा है, ये पॉइंट कहलाएगा लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट लैटिस, ये पॉइंट लैटिस, ये पॉइंट लैटिस। इस तरीके से लैटिस पॉइंट मिलते मिलते क्या बन जाता है का पूरा क्रिस्टल लैटिस। एक पूरी अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल में, 3D में एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्रिएट हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस, और वो भी किसमें, 3D में। ठीक है, फोर्थ वन इज आवर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा हाई अगर होगा, देन ओनली दे विल फॉर्म अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल, you all have to do in your homework। ठीक है, ये होमवर्क में करना है कि क्यों होते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब कैसे ये आयंस या कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल विच इज इन आवर सिलेबस ऑल्सो, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बनता है। ठीक है, देखो यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी है, 11 है, पहले तो ये याद रखो। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी है, दैट इज योर 17। अब इसी 11 और 17 ऑक्टेट और डुप्लेट लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिर्फ हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम क्या करते हैं, डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या करते हैं, डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, और बाकी सब क्या, रेस्ट ऑफ देम दे फॉलो जनरली ऑक्टेट रूल। ठीक है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इनके हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी को कहते हैं ऑक्टेट एंड डुएट रूल या डुप्लेट रूल। ठीक है, अब NaCl की फॉर्मेशन देंगे। Na का, क्योंकि Na जो है, Na का है हम लोगों का एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे, यहाँ पे 11 लिख दे, ये है 11, और कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक, 281। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड वाले शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 2 8, लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया सोडियम की बात हो गई।
ना क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। अब वो एटॉमिक नंबर किस तरीके से अरेंज है? इट इज अरेंज 2 8 8, कितना हो गया ये? 8 to 10, 2 8 8, 2 8 to 10, 10 7 होगा ना, ठीक है। ये हो गया 17, ठीक है। 2 8 7, तो देखो क्लोरीन का भी ऐसे ही है अरेंजमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फर्स्ट वाले शेल में, सेकेंड वाले शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एंड देन सेकेंड वाले शेल में, आफ्टर देन यहाँ पे लास्ट वाले शेल में देखो 1 और 2 3 4 5 6 और ये है लास्ट का इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का अरेंजमेंट सोडियम एंड क्लोरीन के लिए। अब होगा क्या सोडियम और क्लोरीन में? बिकॉज सोडियम भी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा और क्लोरीन भी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, दोनों को चाहिए। अब हमें पता है कि ये दोनों कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ही सिर्फ डुएट रूल को फॉलो करते हैं, बाकी सब ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। तो ऑक्टेट रूल मतलब कि वो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहेंगे। तो अब सोडियम के केस में है 2 8 1, तो ये 8 कैसे होगा और क्लोरीन कैसे 8 होगा? यहाँ पे 8 होने का प्रोसेस ये है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब ये वाले शेल में 8 हो जाए, सोडियम के केस में तो यही होगा ना, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये 8 हो जाए, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करा दे, लूज करा दे, तो ये सेकेंड वाले शेल में इसके पास 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट फॉलो कर जाएगा। और अगर ये ऑक्टेट हो जाएगा तो ये जो 7 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या बन जाएगा? वो भी बन जाएगा मेरा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो Na जो है, Na में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? सेकेंड केस में 2 8 हो जाएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट इज डोनेटिंग वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के केस में क्या हो जा रहा है? क्लोरीन के केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या हो जाएगा? 2 8 8, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। एंड नाउ दे बोथ बिकम Na, जो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने की वजह से क्या होगा? कौन सा चार्ज लग जाएगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या हो जाएगा? Cl माइनस। अब इन दोनों में क्या हो जा रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, दो डिफरेंट चार्जेस होने की वजह से क्या हो रहा है? 2 डिफरेंट चार्जेस होने की वजह से ये इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है। 2 डिफरेंट चार्जेस के वजह से ही क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वर्ड याद रख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से Na प्लस and Cl minus come closer to each other and form a bond-like structure that is called as ionic bond or covalent bond, ionic bond और electrovalent bond, ठीक है। ये है ओवरऑल इसकी मैकेनिज्म, इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर ये किस तरीके से बना रहा है हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि Na और Cl माइनस किस तरीके से बना रहा है, ठीक है। Now come to the next point, that is the properties of the ionic compound. इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो क्या क्या होगा? फर्स्ट तो ये हमेशा याद रखो कि दे विल फॉर्म अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में हमेशा होंगे, सॉलिड, और उसको कहेंगे क्रिस्टल। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था हम लोगों ने किसका? NaCl का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब क्योंकि सॉलिड होने की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? देयर मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो बिकम वेरी हाई। NaCl को मेल्ट कराना इतना आसान नहीं है, ठीक है। बहुत अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होगा टू मेल्ट द सोडियम क्लोराइड।
थर्ड है इनकी हायर एंथैल्पी है, वही चीज़ है, एंड मेल्टिंग पॉइंट इनकी हाई है तो हायर एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन दैन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्योंकि क्रिस्टल है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसमें शो कर रहे हैं, इस वजह से इनकी एंथैल्पी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड भी होता है, ब्रिटल भी होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिटल मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को, अगर हम किसी चीज़ से तोड़ते हैं तो वो बिल्कुल टूट है तो हार्ड, लेकिन टूट टूट कर वो पाउडर के फॉर्म में बन जाएगा, ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल पाउडर चूरा बन जाएगा जिसका मतलब चूर चूर जो हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे ब्रिटल। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे, एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, ये लोग बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं। NaCl में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे नॉर्मली तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। नॉर्मल NaCl Na+Cl- जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में होंगे तो वो इट विल एक्ट एज अ गुड इंसुलेटर। बट एज वी डिजॉल्व इन द वाटर, अगर पानी में जैसे ही हम इसको डिजॉल्व कर देते हैं, नाउ इट विल बिकम अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छा कंडक्टर बन जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस बदल जाएंगे। दे आर लेस वोलाटाइल, इजीली इनको हम वेपोराइज नहीं करा सकते हैं, दैट्स वाई इट इज लेस वोलाटाइल, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। देखा है ना, जैसे ही NaCl को पानी में डालो वो कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, वो डिजॉल्व हो जाता है बहुत ही इजीली। ठीक है, दे डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, Na+Cl- में वो टूट जाते हैं जैसे ही पानी में डालो तो। ठीक है, दे शो रैपिड केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मली सॉलिड में कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं। सॉलिड जब जब भी ये सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में दे डोंट शो एनी रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में आते हैं, लिक्विड स्टेट में बहुत तेजी से रैपिड एक्शन शो करते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से ये लोग क्या करते हैं, रैपिड एक्शन शो करेंगे। कब, जब ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, सो इतना अच्छे से नोट करो, आई होप कि सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सारी चीज़ें। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, और नोट्स को अच्छे से साथ साथ कंप्लीट करो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय। Hello everyone, this is Salma Aftab and welcome to your chemistry classes. Today we are going to study how to represent the electrovalent bond. ठीक है, actually the main topic is how to represent the chemical bond and the first topic is our electrovalent bond. कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग का वे है रिप्रेजेंट द बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का, आयनिक इक्वेशन से वी रिप्रेजेंट। ठीक है, वी रिप्रेजेंट थ्रू आयनिक इक्वेशन एंड देन वी रिप्रेजेंट थ्रू द ऑर्बिट स्ट्रक्चर, सेकेंड वाला। ठीक है, ऑर्बिट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स, आयनिक इक्वेशन से, ऑर्बिट स्ट्रक्चर से और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, इन तीन तरीकों से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी बॉन्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टेकन एज एन एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, डू यू नो, हैव यू एवर सीन
कभी सुना है नाम मैग्नीशियम क्लोराइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का? मैग्नीशियम क्लोराइड देखो, ये है हम लोगों का मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस वन, मैग्नीशियम MgCl2, और ये है, ये जो है क्रिस्टल के फॉर्म में जो दिख रहा है, दैट इज योर मैग्नीशियम क्लोराइड। और जो सेकेंड है, सेकेंड वन इज योर कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस वन इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये हम लोग का मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एक एक करके स्टडी करते, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसको हम डिटेल में अच्छे से स्टडी करते हैं कि फर्स्ट जो हम लोग एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड को, और इन तीन फॉर्म से कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, Hello everyone, this is Salma Akhtar and welcome to your chemistry classes by SAL. Now today we are going to discuss a very important topic, that is the difference between the covalent bonding and the coordinate bonding. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को समझना है, बट बिफोर understanding the difference between these two, first of all we must understand what is covalent bonding. ठीक है, covalent bonding हम लोगों का क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग पहले हम आकर देखते हैं व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपस के म्यूचुअल शेयरिंग से जब एक कोई भी बॉन्ड बनकर निकल कर आता है, कोई भी बॉन्ड बनेगा, द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपस में जो बॉन्ड बन रहा है उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा है या मॉलिक्यूल बन रहा है उसको हम कहेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन, देखो एज वी कैन सी इन द इमेज, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोजन, और ऑलरेडी वी नो दैट हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हाइड्रोजन में देखो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, ये मेरे पास दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के अलावा सभी कौन सा रूल फॉलो करते हैं, एवरी एलिमेंट फॉलो द ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, बट हाइड्रोजन और हीलियम वो दोनों क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो डुप्लेट रूल। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दैट्स वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम दे फॉलो डुप्लेट रूल और डुएट रूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। अगर ट्रांसफर कर देता है, अगर आयनिक कंपाउंड के केस में अगर हम देखेंगे, अगर ये ट्रांसफर कर देगा तो इसका तो डुएट कंप्लीट हो जाएगा, बट इसका नहीं होगा। ठीक है, ये इसका डुएट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब लेकिन हमें पता है कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू बिकम स्टेबल, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि ये दोनों क्या करने लगेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनकर आएगा, दैट इज आवर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ शेयरिंग हेल्प्स इन combining atoms to complete their duplet and octet। ठीक है, octet होगा। ठीक है, octet डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं, एंड ईच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड। यहां हमें समझ में तो है कि कैसे आपस में शेयरिंग हो रही है ना, कैसे ये हम लोग की शेयरिंग हो रही है, ये दोनों क्या करने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे। हम एक न्यू स्लाइड में आते हैं, वहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव एक हम लोग के पास हाइड्रोजन है,
ठीक है, ले लिया है, ओके पेन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वह एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके वजह से ना ये इसको ट्रांसफर कर पा रहा है, ना ये इसको ट्रांसफर कर पा रहा है। तो यहाँ पे समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो नहीं बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो क्या करने लगेंगे, ये हाइड्रोजन अपना आउटर मोस्ट शेल, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे। अब इस शेयरिंग की वजह से क्या होगा, शेयरिंग की वजह से होगा ये कि इन लोगों के पास, अब देखो शेयरिंग की वजह से क्या होगा, अगर यहां से हम देखें तो ये हम लोगों को दिखेगा कि ये हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट हो गई है और इस हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट हो गई है शेयरिंग की वजह से। और द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ जो ये जो कंबाइनिंग हो रही है इसी को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे तो यानी कि इट मीन्स ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन का, और दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब जरा इसको 3D में अगर रिप्रेजेंट करके अगर हम देखते हैं इस वाले एटम को, पहले अच्छा इसके पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन एटम को, देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एटम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम के केस में हम देख रहे हैं, फिर से ऑक्सीजन एटम पे आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है हम लोगों का 8। और आउटर मोशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 2 and 6, यानी कि आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6। तो ऑक्सीजन एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, एंड आफ्टर दैन थिकनेस, ठीक है, ऑक्सीजन एटम आउटर मोस्ट शेल ये बन गया ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट शेल बन गया, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को with another color so that you can differentiate easily, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों, ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोग का बना था, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ना ये इसको, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। एंड ड्यू टू दिस रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से क्या होगा, फिर से ये दोनों क्या करने लगेंगे, ये शेयरिंग करने लगेंगे, इनके इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी। एंड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हमें मिलकर बनेगा, एक कंपाउंड क्या बनेगा, ऑक्सीजन के बीच में ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। अब देखो इसके 1 2 3 4 5 6, ये तो हम लोग का ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ये तो ऑक्सीजन के अपने अपने एटम है, ठीक है। अब इसको देखो क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ये ऑक्सीजन का, ये इसको डिफरेंट अलग कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन का ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है और इस वाले ऑक्सीजन का रेड कलर का। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, ये दोनों आपस में शेयर करने लगेंगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग करने लगेंगे। एंड ड्यू टू दिस रीजन हमें दिखेगा आगे चलकर, यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे क्या होगा, शेयरिंग की वजह से, अब देखो इसके, हम इसको आउट ऐसे करेगा कि देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, और इस वाले ऑक्सीजन एटम के लिए यहां पे देखो, यहाँ पे अगर इस ऑक्सीजन के काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस सर्कल के अंदर आ रहा है। इस वाले ऑक्सीजन एटम के लिए देखेंगे, टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ बोथ ऑफ द ऑक्सीजन एटम
आर स्टेबल एंड दे बोथ फॉलो ऑक्टेट रूल। दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए क्या हो गए, वो दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, स्टेबल हो गए और रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनकर आ गया O2 मॉलिक्यूल। इसलिए ऑक्सीजन कभी भी अपने आप में ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं स्टेबल होता, बल्कि वो O2 के केस में O2 के तरह फॉर्म में वो स्टेबल होता है। इन द सेम वे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से स्टेबल होगा। अगर हम 3D में इसको जाकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस एटम को, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन एटम को, इस वाले को, ये हम लोग का हाइड्रोजन एटम है। सपोज एक हाइड्रोजन एटम यहां पे प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम यहां पे प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन एटम यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है और इन दोनों की वजह से, शेयरिंग की वजह से वो क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल बना देगा, दैट इज योर, ये देखो इस तरीके से 3D के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया हम लोग का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये भी, ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ये बन गया है, बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक लोन, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इट मींस कि यहां पे हम लोग सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करा रहे हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब यहां के केस में देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम एक ही साथ शेयर कर रहा है, इसको कहेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का एग्जांपल हम मान सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड का जब हम एग्जांपल लेंगे तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम, ये एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ये, इसको हम पूरा एक कंप्लीट मान लेंगे, ये एक पूरा ऑक्सीजन एटम, ये एक पूरा ऑक्सीजन एटम और ये इस बॉन्ड से, ये इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसको कहेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट इमेज में हम लोग इसको अच्छे से समझ लो, ये देखो, ये वाले में ये, ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन की शेयरिंग दिखा रहे हैं, ये देखो ऑक्सीजन में कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। ये देखो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये देखो, ये रेड कलर इस वाले का है और ये ब्लू कलर इस वाले एटम का है, ऑक्सीजन एटम का है। शेयरिंग हो गई, 4 हो गया तो 2 बॉन्ड पेयर बना लिया। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर बन रहा है। नाइट्रोजन के केस में इसी तरीके से, वो देखो इस ऑक्सीजन एटम का रेड कलर के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नाइट्रोजन एटम का ये क्या है, ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बन गया एन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग हो गई। इन द सेम वे क्लोरीन का भी एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके से क्या है, मॉडिफिकेशन है। अब देखो इसी तरीके से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जाम्पल हम लोग का H2O भी आएगा। ठीक है, H2O, यहां पे हम लोग का H2O भी फॉर्म करेगा। H2O, ये हो गया H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पे आते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द बॉन्ड, ये देखो, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय शेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू atoms by sharing a pair of electron, sharing a pair of electron provided entirely by one of the combining atom। एक ही combining atom से ये फॉर्म कर,
डोनेट करा रहा है, एंड बोथ इज कॉल्ड एज है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड, ये बॉन्ड जो फॉर्म करा रहा है कंप्लीटली एक ही एटम, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही थी, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग तो होगी, बट इट इज शेयर्ड बाय कंप्लीटली या इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। एक ही एटम कंप्लीटली डोनेट करेगा, शेयर तो दोनों करेंगे। ठीक है, यही चीज कहने का मतलब है। एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। डेटिव, इट इज डेटिव नॉट डेटेड। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डेटिव बॉन्ड है। यहां पर ये यहां पर क्या है, डेटिव है, आई है। ठीक है, और ये है वी और ये ई है। ठीक है, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो जो अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला, अभी ये H2O से कैसे बना रहा है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, जो डोनेट करेगा उसको हम लोग डोनर कहते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराएगा उसको कहते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उसको हम लोग कहेंगे एक्सेप्टर। ठीक है, इट मीन्स अगर शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग एक ही एटम, तो एक तो एक्सेप्ट करेगा, एक डोनेट करेगा, तो जो डोनेट करेगा उसको हम लोग डोनर कहेंगे, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग एक्सेप्टर कहेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो H2O फॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी, ये जो कंप्लीटली दिखा रहा है ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस को हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन को फॉर्मेशन को हम लोग कैसे देखेंगे, H2O में जो बॉन्डिंग है, ये वाले जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड है, ये बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे समझ में आया, कोवैलेंट बॉन्ड के बिना हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये दो बॉन्ड तो कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन दोनों बॉन्ड के बाद भी इनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर की डेफिनेशन नोट कर लो, द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज लोन पेयर। ठीक है, ये हो गई हम लोग की डेफिनेशन। तो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके पास लोन पेयर होगा देन ओनली ही इज एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जिसके पास लोन पेयर होगा वही बना पाएगा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया हम लोग का लोन पेयर। अब लोन पेयर किसी भी H प्लस आयन से रिएक्ट किया। ठीक है, H प्लस आयन इट मीन्स इज डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। इसके हाइड्रोजन के पास नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, बट H प्लस मीन्स इट डजंट हैव, इसको नोट करो अच्छे से, इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसके पास लोन पेयर, इट मीन्स इट इज योर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से स्टेबिलिटी भी हमें गेन करना है, तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो दो लोन पेयर है, एंड वन ऑफ द लोन पेयर डोनेटेड टू द H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन डोनेट कर देगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग देख के समझते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लिया। अब देखो यहां पर ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास है H2O यानी कि ऑक्सीजन है, इधर और इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, और मेरे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास दिख रहे हैं साफ साफ, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों
और जैसे ही वो कंबाइन करेगा H प्लस आयन से, H प्लस आयन मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई इट विल डोनेट्स इट्स बोथ द इलेक्ट्रॉन। जब भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो H2O में O जो है ऑक्सीजन एटम इज योर डोनर और हाइड्रोजन एटम क्या है, वो एक्सेप्टर है। तो एज द हाइड्रोजन एक्सेप्टेड, उस अब यहाँ पे होगा क्या, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो ये कहीं दूर नहीं जाएगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराकर अपने पास लेकर आ रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन एस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसका और ये हाइड्रोजन इसका, ठीक है, ये जो हमें गेन करे हैं, और बाकी ये तो ओरिजिनल अपना था ही पहले से, ठीक है, ओरिजिनल था ही, ठीक है। तो अब भी क्या हुआ, इसके ऑक्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आया, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था, ये जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो हम यहाँ पर बना दिए, इधर बना दो उधर बना दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं, बाद में हम आगे क्लासेस में देखेंगे वहाँ पे डिफरेंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट था इसमें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो ट्रांसफर किया था, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ठीक है, हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और ये देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट हम कह सकते हैं या डुएट कह सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का तो पहले से ही कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन एटम के लिए अगर हम काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन का तो पहले से ही कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले से था कंप्लीट, और इस हाइड्रोजन के लिए भी केस हो गया। नाउ ईच एंड एवरी atom is stable now, and due to the formation of these bond is called as coordinate bond, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, इस तरीके से। एरो का मतलब ये है कि जिधर एरो फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों के पास एक्सेप्टर है, और इस साइड में हम लोगों के पास क्या है, कोई भी डोनर एटम है। यहाँ पे डोनर कौन है, यहाँ पे डोनर इज योर ऑक्सीजन एटम एंड एक्सेप्टर इज योर हाइड्रोजन एटम, और हमेशा ऐसे ही ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये एरो के फॉर्म में। तो नाउ इट इज क्लियर हाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड क्या थे, कोवेलेंट बॉन्ड थे, ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड था, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड था, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर देता है इस हाइड्रोजन प्लस। ये H प्लस आयन आता है किसी भी एसिड से, एसिड में भी हम लोग का आ जाएगा HCl, HNO3, H2SO4, जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होता है, वहां से वो एसिड से वो रिएक्ट कर देता है और बना देता है H3O प्लस, एंड H3O प्लस इज कॉल्ड एज H3O प्लस, that is called as ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, and that is called as हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ये वाले डायग्राम को भी अच्छे से देख लो, देखो यहाँ पे यही क्लियर किया था कि H2O मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो नाउ टुडे you I think you just understand the difference between the covalent bond and coordinate bond. I hope कि clear हो गया होगा difference. If you have any doubt, then ask me in the comment section. Till then, stay safe, stay home, and goodbye.